So, welcome. We are starting a new chapter Cell, Unit of Life. This chapter is in the 11th book of NCERT on serial number 8. ये टॉपिक पे नीट परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। आसान टॉपिक है। अगर आप NCERT से वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, मेरी ऑडियो क्लिप को सुनोगे और स्टेट बोर्ड की किताब से भी अगर आप इसको पढ़ोगे वर्ड टू वर्ड, स्टेट बोर्ड की किताब बहुत सुंदर होती है, इलैबोरेटिव होती है, तो उसमें से भी पढ़ना चाहिए। तो सर मैंने NCERT वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ लिया, आपकी ऑडियो क्लिप्स, आपके वीडियो लेक्चर्स भी देखे, मैंने स्टेट बोर्ड की किताब से भी पढ़ लिया, तो क्या लाभ होगा? तो देखो, 2-3 क्वेश्चन तो नीट में आते हैं, MHT CET परीक्षा में भी आते हैं, और ये इतना बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का, इसके रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर आपको आसान होंगे। ॲनिमल टिश्यू नावाचा एक चॅप्टर आहे, तो तुम्हाला सोपा जाईल। पुढे प्लांट ॲनाटॉमी आहे, तो तुम्हाला सोपा जाईल। तो असे अनेक टॉपिक आहे, सेल डिव्हिजन आहे, तो रिलेटेड आहे याच्याशी। एवढंच नाही तर तुमच्या फ्युचर कोर्स ऑफ एज्युकेशनमध्ये, म्हणजे मग कोणी मेडिकलला जाओ, ॲग्रिकल्चर असेल, कुठलंही लाईफ सायन्स असू द्या, हा सेल पिछा नाही सोडणार। आणि सगळ्यात जास्त विद्यार्थी अभ्यास कधी करतात? 11th आणि 12th मध्ये। म्हणून आता आपण हा जो टॉपिक सुरू करतोय ना, तो तुम्ही खूप मन लावून शिका। तो देखो, लाइफ एग्जिस्ट ऑन ओनली वन प्लॅनेट, दॅट इज अवर अर्थ। लाइफ exist only on a single planet, that is our earth, isn't it? जीवन फक्त सध्या एकाच ग्रहावर आहे, तो म्हणजे आपली पृथ्वी। तो हम लोग जो धरतीवासी है, अगर हम लोग बाहर देखें तो हमें 2 चीज़ें दिखाई देती है। म्हणजे आपण पृथ्वीवरचे जे लोक आहोत, आपण जर डोळ्यांनी बाहेर बघितलं तर आपल्याला 2च गोष्टी दिसतात, लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग। एंड इफ यू आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि सर वो क्या है जिसके होने से कोई लिविंग है, और वो क्या है जो नहीं है इसलिए कोई नॉन लिव्हिंग है। म्हणजे आपण काय म्हटलं की जीवन फक्त कुठे आहे हो? या ब्रह्मांडात फक्त पृथ्वीवर आहे। आपल्याला एवढंच नॉलेज आहे सध्या कि जीवन सिर्फ हमारे गोले पे है, धरती पे। और हमारी धरती पे हम लोग जो रहते हैं इंसान, उन्हीं को विवेक है। अगर हम आंखों से देखें तो हमें 2 ही वस्तुएं नजर आती है, एक लिव्हिंग और दूसरा नॉन लिव्हिंग। मग आपण जर विचार केला की अशी कुठली गोष्ट आहे ज्याच्यामुळे कोणी लिव्हिंग आहे, आणि ती गोष्ट कोणती आहे ज्यामुळे कोणी नॉन लिव्हिंग आहे। तो ऐसा ही सवाल आपसे आप जब 3री-4थी में थे तब घर के बड़े लोग पूछते थे। तुम्हाला लहानपणी बघा, तुम्ही 3री-4थीत होते, तुमच्या EVS मध्ये तुम्हाला घरचे विचारायचे की कहो लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग मध्ये काय फर्क है? तो आपका पहला उत्तर होता था सेल। तो जैसे कि ये मार्कर है या जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो नॉन लिविंग है, बट कोई मॉस्किटो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई फंगस है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, ये सारे कौन है? लिविंग। तो सेल से जो बने वो
लिविंग, और जो सेल से नहीं बने वो नॉन लिविंग। तो सर ये तो समझ में आ गया कि हमारी धरती जो है उसी पे लाइफ है, और जो लिविंग बीइंग है वो सेल से बने हैं। तो देखो, कुछ लिविंग बीइंग केवल एक सेल के बने हैं, हम उन्हें कहते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बाकी लिविंग बीइंग मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, उन्हें हम कहते मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम। तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेलपासून बनतो। मग जर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एकाच सेलचा असेल तर तुम्ही काय म्हणता? यूनिसेल्युलर। आणि लाखों करोड़ों सेल से अगर उसका शरीर बना है तो मल्टी सेल्युलर। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं, दे में बी यूनिसेल्युलर, दे में बी मल्टी सेल्युलर। तो सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन है? तो वो दो ही किंगडम में आते हैं। आपको शायद 9वीं 10वीं में होगा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटाकर। तो देखो, पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल मोनेरन्स आर यूनिसेल्युलर। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। जेवढे प्रोटिस्ट आहेत ना, सगळे असतात युनिसेल्युलर। मग आता तुला काय समजलं? सर तुम्ही असं म्हटलं की आपण जेव्हा सभोवती पाहतो तेव्हा आपल्याला सजीव दिसतात आणि निर्जीव गोष्टी दिसतात। जे सजीव असतात ना ते सेलपासून बनलेले असतात, आणि जे एकाच सेलचे बनले ते युनिसेल्युलर, आणि मिलियन बिलियन्स ऑफ सेलपासूनचे बनले ते मल्टीसेल्युलर। मग पुढे आपण थोडं गेलो की युनिसेल्युलर कोण आहे, कोणत्या किंगडमला बिलॉंग करतात? तर आपल्याला जे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होती, 9वी 10वीत असेल तुम्हाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी, ॲनिमालिया। तो मोनेरन युनिसेल्युलर आहे आणि प्रोटिस्टन युनिसेल्युलर आहे, आणि फंगाय, प्लांटी, ॲनिमालिया हे सगळे कोण आहे? मल्टीसेल्युलर। तो देखो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, वो बना है फ्रॉम सेल। अब आगे चलो, व्हाट इज द मिनिमम थिंग दैट हैव हैड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and can survive? So none less than a cell can survive. Minimum there should be a single cell. मैंने ये कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे छोटी है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और वो जीवित है? तो सेल से कुछ भी कम रहा तो वो जीवित नहीं है। कम से कम चाहिए एक सेल। मी असं म्हटलं की पहा बरं, छोट्यात छोटा सजीव कशाचा बनलेला असतो? सर एका सेलचा। पण एका सेलपेक्षा थोडंही काही कमी असेल ना, ते मात्र त्याला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, जीवित नहीं। तो सर आपने अंडरलाइन करने जैसी लाइन ये बोली कि एनीथिंग लेस देन अ सेल cannot have independent existence and survival. सो एकदम बेसिक कौन आहे मग? सेल। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से थोड़ा भी कम अगर कुछ है तो वो जीवित नहीं होता। चलो हम हमारी आपकी बात करें। सो आवर बॉडी, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 9 ऑर्गन सिस्टम। आपलं शरीर 9 ऑर्गन सिस्टम पासून बनलं। हर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनी। तो बॉडी में 9 ऑर्गन सिस्टम है, हर ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन है। हर ऑर्गन
टिश्यू से बना. सो बॉडीमध्ये 9 ऑर्गन सिस्टम. प्रत्येक ऑर्गन सिस्टममध्ये अनेक ऑर्गन. ऑर्गन कशाचा बनला? टिश्यू. और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells. So, a group of cell having similar structure and doing a common function came together and forms a tissue. तो टिश्यू कशाचा बनला? सेल. तो बॉडी बनी 9 ऑर्गन सिस्टम से. 9 ऑर्गन सिस्टम बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से और टिश्यू बना है सेल से. तो एक सेल भी जीवित है. देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द एंटायर ऑर्गेनिज्म हैज अ सिंगल सेल एंड ऑल दोज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज, द सेम प्रोसेसेस आर डन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय देअर सिंगल सेल. म्हणजे जेवढ्या काही प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आप हम हमारे बॉडी में करते, वो सारी प्रोसेसेस एक सिंगल सेल में भी होती है ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और इसीलिए तो कहते कि सेल से कुछ भी कम रहा तो वो लिविंग नहीं है. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की सेल इज अ बेसिक. याच्या खाली जाता येईल का आता? नाही. तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. दिस इज द टायटल. म्हणजे जे लाईफ आहे ते छोट्यात छोटं आहे एका सेलचं. सेलपेक्षा खाली जाता येत नाही. सर इसको क्या कहते? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म cell came together and form tissue. 4 types of tissue form organ. The functionally coordinated organ forms organ system and 9 organ system बनाती है body. तो we have seen that the cell is a basic structural and functional unit of life. Why? तो आप कहोगे कि सर सेल से कुछ भी कम रहा तो ना उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ना सर्वाइवल है, ना वो सारी वो फिजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कर सकता है. अब थोड़ा आगे जाते हैं. ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. The living being made up of single cell are unicellular and the living being made up of million and billions of cells are called multicellular. अब देखो हम थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं. 1665 1665 he was Robert Hooke who has taken a thin slice of a cork. Cork is a dead tissue. तो 1665 मध्ये जो रॉबर्ट हुक होता त्यांनी कॉर्क म्हणजे डेड टिश्यूची घेतली थिन स्लाइस, एकदम पतली स्लाइस घेतली with a sharp blade. And when the thin slice he has seen under his own microscope, तो सर उसने ही वो माइक्रोस्कोप बनाया था क्या? जी. तो he has seen that honeycomb like structure was observed, and that honeycomb like structure was called cell by Robert Hooke. तो सर आप कहते हो कि 1665 की बात है. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू का लिया है थिन स्लाइस
और उसे देखा अपने ही माइक्रोस्कोप के नीचे, और उन्होंने देखा की हनीकॉम लाईक स्ट्रक्चर आहे, मधमाशांचं पोळं त्याला दिसलं. अँड ही विस्पर्ड, सेलुला ही सेलुला, दैट इज आई हैव सीन अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. उसने कुछ ऐसा देखा. ऐसी चीजें उसने देखी. तो रॉबर्ट हुकनी 1665 मध्ये एका कॉर्कची थीन स्लाइस घेतली आणि स्वतःच्या मायक्रोस्कोपमध्ये पाहिली, आणि त्याला काय दिसलं, मधमाशांच्या पोळ्यासारखं स्ट्रक्चर. आणि या कंपार्टमेंटला काय म्हणतात, सो लॅटिन भाषेत सेलुला. आणि या सेलुला शब्दापासून शब्द तयार झाला, सेल. तो हू प्रपोज्ड द टर्म सेल फर्स्ट टाइम, ही वॉज रॉबर्ट हुक. सर, should Robert Hooke be credited for the discovery of cell? No. Why? Because cork is a dead tissue. So all these cells do not have protoplasm. म्हणजे कॉर्क हा डेड टिश्यू आहे आणि ह्या सगळ्या सेलमध्ये नाही आहे प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय, न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम. न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम याला काय म्हणतात, प्रोटोप्लाझम. याच्यात प्रोटोप्लाझम आहे का, नाही, हा तर डेड टिश्यू है. मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या वास्तव में लिविंग सेल देखी, नहीं, उसने केवल देखी सेल वॉल. So Robert Hooke proposed the term cell, and whatever his findings were, they were published in Micrographia in London. एक इंटरेस्टिंग बताऊं, रॉबर्ट हुक was a student of mathematics actually. He was fond of making the instruments. He went to the Royal Society of London to study instrumentation and see a person from engineering, I mean today's engineering, have discovered a cell. Though it was not a cell, it was only a cell wall. तो सर आप कहते हो कि रॉबर्ट हुक जो था वो एक गणितज्ञ था, उसे इंस्ट्रूमेंट बनाने का शौक था. वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में गया था इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ने, और वहीं पे उसने एक थीन स्लाइस को लिया और अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा और उसे लगा कि उसने सेल डिस्कवर की. वास्तव में वो थी सेल वॉल, और उसी ने ये टर्म प्रपोज की है सेल. तो देखो, एक इंजीनियरिंग के व्यक्ति ने संसार की सेल देखी थी, बट इसको हम क्रेडिट नहीं देंगे बिकॉज द सेल्स वेयर नॉन लिविंग. Anthony von Leeuwenhoek. Anthony von Leeuwenhoek. He was actually a businessman. मतलब एक व्यापारी था. He was fond of making the lenses. त्याला लेन्स बनवायचा शौक होता. ये जो व्यक्ति है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ही डिस्कवर्ड अ लिव्हिंग सेल. म्हणजे सर रॉबर्ट हुकनं काय पाहिलं, डेड सेल, सेल वॉल फक्त. आणि जीवित सेल पहली बार किसने देखी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक में. वो बैक्टीरिया थे, वो प्रोटोजुआन थे, वो ह्यूमन स्पर्म था, ह्यूमन आरबीसी. म्हणजे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजुआ देखा, ह्यूमन स्पर्म देखा, और हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती वो देखी, और ये सारी सेल जीवित है. तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ सेल. समजते आहे. आधी आपण काय म्हटलं की डोळ्यांनी बघितलं तर आपल्याला लिव्हिंग दिसतात आणि नॉन लिव्हिंग. लिव्हिंग कोण, जे सेलचे बनले.
जर ते एकाच सेलचा बनला असेल तर युनिसेल्युलर, लाखो करोडो सेलचा बनला असेल तर मल्टीसेल्युलर. मग युनिसेल्युलर असो या मल्टीसेल्युलर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल. क्योंकि सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सेल में होती है. बट एनीथिंग लेस दॅन सेल इज नॉट लिव्हिंग. आणि म्हणून सेल इज अ बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. मग आपण म्हटलं 1665मध्ये रॉबर्ट हुकनी डेड सेल्स पाहिल्या होत्या पहिल्यांदी, सेल वॉल फक्त. अँटोनी व्हॉन लुवेनहॉक जो एक बिझनेसमन होता, त्याला लेन्स बनवायचा शौक होता, छंद होता, आणि त्यांनी जिवंत सेल. सो मग क्रेडिट कोणाला जातं डिस्कवरी ऑफ सेलचं? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक. अब चलो थोड़ा आगे जाते. देखो, ये जो हम लोग निकालते हैं और आप 5वीं कक्षा से कहते कि दिस इज न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831. न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831. आता तुम्हाला मी किती हिस्ट्री सांगितली? तो सर रॉबर्ट हुक अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप नोटिस्ड that a thin slice of a cork has large number of cells. However, we know that cork is a dead tissue, so they were not cell, only a cell wall. Anthony von Leeuwenhoek discovered a living cell, a bacteria, protozoan, RBC. Robert Brown in 1831 discovered nucleus. आणि तुम्हाला माहिती आहे की हा जो न्यूक्लियस असतो, so this is न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अंदर भरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, a darkly stained spherical body, and a network called chromatin network. मग न्यूक्लियस कसा असतो? सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असते, आतमध्ये न्यूक्लियोप्लाझम असतो, त्याच्यात न्यूक्लियोलस असते आणि क्रोमॅटिन नेटवर्क असते. ये क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल, DNA, और साथ में न्यूक्लियोप्रोटीन्स. तो सर क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? अब ध्यान दो, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ना, इसी का जब होगा कंडेंसेशन, क्वाइलिंग, फोल्डिंग, तो बन जाता क्रोमोसोम. समजलं? ये जो है क्रोमॅटिन नेटवर्क म्हणजे फायबर, याचं जेव्हा होते कंडेन्सेशन, क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग, तेव्हा तयार होतो क्रोमोसोम. और हमारे शरीर की हर सेल में, आपल्या शरीराची कोणतीही घ्या सेल, त्याच्यात असतो न्यूक्लियस आणि आतमध्ये असे असतात क्रोमोसोम. किती? 46. तो रॉबर्ट हुक 1665 सीइंग द डेड सेल्स, एंटोनी व्हॉन लुवेनहॉक लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस. अब थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी आप जानते. काय काय असतं न्यूक्लियसला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाझम, न्यूक्लिओलस, क्रोमॅटिन नेटवर्क, मेडअप ऑफ क्रोमॅटिन फायबर. आणि हाच क्रोमॅटिन फाइबर नंतर कंडेंसेशन होऊन सेल डिवीजन के वक्त क्या बन जाता? क्रोमोसोम. और जब सेल डिवाइड होती तो ये क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता. समझलं? जेव्हा सेलचं होते डिवीजन, तो इस क्रोमोसोम का होता स्प्लिटिंग. तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. 46 है कि नहीं? एक क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, इधर 46, इधर 46. आगे चलो.
अब ये एडिशनल मैं बताता, J.E. परकिंजे, J.E. परकिंजे 1839, J.E. परकिंजे 1839 coined the term protoplasm. Coined the term protoplasm. So what is protoplasm? Just I told. सर तुम्ही म्हटलं हा न्यूक्लियस आणि हे सायटोप्लाझम. न्यूक्लियस प्लस सायटोप्लाझम. हमेशा जेव्हा जेव्हा शब्द येईल प्रोटोप्लाझम काय म्हणशील? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये टर्म जिन्होंने दी वो है J.E. परकिंजे 1839. और यही प्रोटोप्लाज्म शब्द प्लांट सेल के लिए लागू किया था वॉन मोहल ने. तो सर फिर J.E. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म एनिमल सेल के बारे में दी थी, वॉन मोल ने प्लांट सेल के बारे में दी. और ध्यान रहे प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी. ठीक है, तो हम लोग अभी सेल के बारे में थोड़ा बहुत जान गए कि सेल को न्यूक्लियस रहता, साइटोप्लाज्म रहते और ये रहती सेल मेम्ब्रेन. और थोड़ी बहुत हमने देखी हिस्ट्री. अब हमें देखना है सेल थियरी. नाउ लेट अस सी सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रिन. इट वॉज प्रपोज्ड इन 1839. तो क्या है सेल थियरी? तो सुनो. He was Matthias Schilden. Matthias Schilden in 1838. He observed large number of plants and based on his observation he said that plants are composed of different kind of cells which forms a plant tissue. मैंने कहा मथाइस शिल्डन कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट. उसने 1838 में कई प्रकार की वनस्पतियों को ऑब्जर्व किया और ये दावा किया कि कोई भी प्लांट जो है वो कई प्रकार की सेल से बना है और ये अलग अलग सेल्स जो रहती वो कंबाइन होके बनता है टिश्यू. मतलब कि मथाइस शिल्डन 1838 जो एक जर्मन बॉटनिस्ट आहे त्यांनी अनेक प्लांटचं निरीक्षण केलं आणि असा दावा केला की प्लांटमध्ये अनेक प्रकारच्या सेल असतात, वेगवेगळ्या सेल असतात आणि ह्या सगळ्या सेल एकत्र आल्या की टिश्यू बनतो आणि या टिश्यूपासून हे प्लांट बनलेलं असतं. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की प्लांटसुद्धा सेलचंच बनलेलं असतं. अबाउट सेम टाईम 1839 1839 मध्ये थिओडर श्वान he was a zoologist. मथाइस शिल्डन कौन होता? बॉटनिस्ट. एंड थियोडर श्वान कौन होता? जूलॉजिस्ट. तो अबाउट द सेम टाइम थियोडर श्वान हैज क्लेम्ड दैट एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. म्हणजे या थिओडर श्वानने काय सांगितलं की जसं वनस्पती सेलपासनं बनलेले आहे तसं प्राणीसुद्धा सेलपासनंच बनलेलं आहे.
तो थियोडर श्वान 1839 claimed that all animals are made up of cell. Moreover, he said कि animal cell have plasma membrane, a limiting membrane. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की सगळे प्राणी सेलपासून बनलेले असतात आणि ॲनिमल सेलला काय असतं? सेल मेम्ब्रेन. उन्होंने आगे कहा कि जैसे एनिमल सेल्स को सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे प्लांट सेल को सेल मेम्ब्रेन के अलावा और भी एक बाउंड्री होती है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. राइट फ्रॉम योर स्कूल एज्युकेशन यू नो दिस डिफरन्स की सर प्लांट सेलला सेल वॉल असते, ॲनिमल सेलला सेल वॉल नसते. तो थियोडर श्वान 1839 said that all animals are made up of cell and animal cell do not have cell wall. It has a cell membrane. And plant cells, भले ही वो जूलॉजिस्ट था, बट उन्होंने कहा प्लांट सेल को रहती सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन. यही मिस्टर थियोडर श्वान हैं जिन्होंने अब आगे कहा कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो द क्रेडिट ऑफ सेल थ्योरी गोज टू शिल्डन अँड श्वान. तो सर आता मला समजलं की 1838 मध्ये मथाई शिल्डननी सांगितलं की प्लांट्स सेलपासून बनलेले असतात आणि 1839 मध्ये श्वाननी सांगितलं की ॲनिमल्सही सेलचे बनलेले असतात. दोघांनी मिळून सेल थियरी प्रपोज केली और ये दावा किया कि प्लांट्स और एनिमल सेल से बने होते हैं. हाउएवर दे डोंट नो हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. मतलब दोनों को ये अभी मालूम नहीं कि नई सेल कहाँ से आती है. क्या वो अंतरिक्ष से आती है या वो स्पॉन्टेनियसली बनती है? नई सेल बनती कैसी है ये दोनों नहीं जानते थे. म्हणजे बघा, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है ना. तो थोड़ी देर हम लोग बाहर गए और अगर कल हम लोग वापिस आते हैं और यहां हमने देखा कि तीसरी सेल आ गई, म्हणजे इथे किती सेल होत्या? 2. आणि दुसऱ्या दिवशी आपण लॅबोरेटरीमध्ये आलो तर सेल किती झाल्या? 3. तो ही नवीन सेल आली कुठून? सो शिल्डन अँड श्वान सेड दॅट ॲनिमल्स अँड प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल म्हणजे टिश्यू. बट वो प्रोडक्ट माने उसमें सिक्रीशंस भी रहते, वो आगे देखेंगे. बट दोनों ये नहीं जानते थे कि नई सेल कैसे आती है. तो आगे देखो, रुडोल्फ विर्चाउ 1855. रुडोल्फ विर्चाउ 1855. He said that new cell arise from division of pre-existing cell. रुडोल्फ विर्चाउ 1855 उन्होंने पहली बार ये दावा किया कि भाई ये जो नई सेल है ना, ये कहीं अंतरिक्ष से नहीं आई, ऑटोमेटिक भी नहीं बनी, किसी पुरानी सेल में हुआ बंटवारा, दैट इज सेल डिवीजन. अब देखो, अगर इस सेल का बंटवारा हुआ तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई
और एक साइटोप्लाज्म के 2 साइटोप्लाज्म। सो एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लिय, एका सायटोप्लाझमचे 2 सायटोप्लाझम. तो इथे सेल्स किती होत्या? 2. आणि आत्ता सेल्स किती आहेत बघा. एकापासून बनल्या 2 आणि ही पहिलीची. सो ऑलवेज अ न्यू सेल केम फ्रॉम डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. लैटिन भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला. सो ओमनिस सेलुला ई सेलुला म्हणजे जुन्या सेलच्या डिवीजन पासूनच नवीन सेल बनते. और ये नीट क्वेश्चन है, अभी का है, 2019-2018 का कहीं तो भी है कि हु सेड दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला? रुडोल्फ विर्चॉव, 1855. तो रॉबर्ट हुक observed the dead cells. Antony von Leeuwenhoek discovered living cell. Robert Brown discovered nucleus. Sheldon observed many plants and said that all plants are composed of variety of cells that forms a tissue. Theodor Schwann said that animals are also made up of cell. And he also said that plant cell have a cell wall which animal cells do not have. Theodor Schwann said all plants and animals are made up of cell and product of them, but still the credit of cell theory goes to Sheldon and Schwann, 1838-39. Both of them was not knowing that how do the new cells are formed. Rudolf Virchow, 1855. ही सेड की नवीन सेल जी असते ना ती अशी आपोआप येत नाही. आधी एखादी सेल असेल त्याच्यात झाली डिव्हिजन. सो न्यू सेल केम फ्रॉम डिव्हिजन ऑफ प्री एक्झिस्टिंग सेल. दॅट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, विच इज अ नीट क्वेश्चन. नाउ द सेल थियरी एज इफ इट इज नोन बाय टुडे. सेल थियरी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आगे हुए. हम लोग है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पर यहाँ कोई स्पर्धा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई. यहाँ उतनी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए. किसी के ज्ञान का यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है. तो सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग बताते कि सेल थियरी का पहला हाईलाइट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, वेदर प्लांट और एनिमल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. सेकेंड इज अ न्यू सेल केम फ्रॉम डिव्हिजन ऑफ प्री एक्झिस्टिंग सेल. तो सर तुम्ही म्हणता की सगळे सजीव सेलपासून बनलेले असतात आणि जुन्या सेलच्या डिव्हिजनपासूनच नवीन सेल बनते. ही सेल थियरी और सेल डॉक्ट्रिन आहे का? हो. तो सर याला एक्सेप्शन काय है? वैसे तो बहुत एक्सेप्शन है, बट अभी के लिए बताऊं, वायरस जिसका अब सब तरफ बोलबाला है, कोरोना वायरस. तो सारे जो वायरसेस होते हैं, वो रीनो वायरस हो, वो कोरोना वायरस हो, वो एडेनो वायरस हो, वो H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस हो, वो HIV एड्स का वायरस हो, वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. तो सर अगर वायरस सेल का बना नहीं है आणि तुम्ही तर म्हणता कि जो सेल से बना वो लिविंग है, अब वायरस में तो सेल नहीं, तो वो नॉन लिविंग है क्या? वो सेपरेट पार्ट है हमारे डिस्कशन का. वायरस, वायरियोइड एंड लाइकेन एक टाइटल आएगा 11वीं के पहले चैप्टर में, तब मैं विस्तार से बताऊंगा. अभी के लिए वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एक्सेप्ट वायरसेस. एंड
a new cell came from division of pre-existing cell. अब हमें आगे देखना है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड अ ओवरऑल व्यू ऑफ सेल, जिसमें हर चीज आएगी. तो फाइनली आपसे एक आवाहन करते कि मैंने आपको 2 महीने से देखा है. मुझे मालूम है कि मेरे पास ऐसे 70 बच्चे हैं जो हमारी बात को समझते हैं, मानते हैं, विश्वास रखते हैं. देखो, विश्वास पे ही दुनिया है. हम लोग किसी सलून में जाते हैं तो हमारी गर्दन या जुगुलर वेन उस नाई के हाथ में होती है, पर हम लोग रिलैक्स बैठते हैं. हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, कभी हमने पूछा है ड्राइवर या पायलट से कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका कितने साल का? कुछ नहीं, भरोसे पे. तो जो वो 60, 70, 80 बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊं की लेक्चर 2 वेळा ऐकायचं, स्वतःची ब्रीफ नोट्स बनवायची, NCERT जेवढं इथं होतं ते वाचायचं. असं ओढ दिसली पाहिजे. रुडॉल्फ विर्चॉ 1855 said that a new cell came from division of pre-existing cell. ओमनिस सेलुलाई सेलुला ऐसे ब्रॅकेट में लिखा है, इतकं व्यवस्थित. आणि बोर्डाचं जे स्टेट बोर्डचं बुक आहे ना, ते तेवढंच चांगलं आहे. अहो, रेफरन्स बुक विकत घ्यायची गरज नाही पडणार. मग सर तुम्ही रेडीमेड नोट्स का देत नाही? तुम्हाला मेहनत करायची सवय लागली पाहिजे. लिहायची सवय मला तुटू द्यायची नाही. वॉट एव्हर आय एम डुईंग इज फॉर युअर गुड. थँक यू. गॉड ब्लेस.